3 दिसंबर 1984 ये वो भयावह रात थी भोपाल में रहने वाले लोगों के लिए, जिस रात हजारों लोगों की मौत हो गई थी। इस रात भोपाल में रहने वाले लोगों के लिए अंधेरा तो हुआ, लेकिन सवेरा कभी नहीं हुआ। और अगर सवेरा हुआ भी तो सड़कों पर, गलियों में लाशों का ढेर बिछा हुआ था, और इन लाशों में इंसान, पक्षी, यहाँ तक कि जानवर भी शामिल थे। इस रात अचानक से लोगों की आंखें जलने लग रही थीं। जले हुए मिर्चे जैसी बदबू आने लग रही थी। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा था। तो लोगों ने अपने अपने घर से निकलना शुरू कर दिया, लेकिन ये क्या, घर से बाहर तो शरीर इतना जल रहा था कि इतनी जलन सहन भी नहीं हो पा रही थी। और इसी वजह से लोगों ने तालाबों में, गड्ढों में जहां पानी भरा हुआ था उसमें कूदना शुरू कर दिया, अपने आप को इस जलन से बचाने के लिए। लेकिन उन्हें शायद पता ही नहीं था कि नदियों, तालाबों, नहरों का पानी भी हवा की तरह इन्फेक्ट हो चुका था। उसमें भी लोगों की मौत लिखी हुई थी, और इसी वजह से सुबह तालाबों में भी लाशों का ढेर बिछ गया था। पूरा शहर खांस रहा था, शहर दर्द के मारे चीखना चाहता था। About 40 tons of gas leaked from the Union Carbide factory. The consequences were catastrophic. Official estimates suggest some 5,000 people died. As the gas cloud condenses, it sinks to ground level. इन चेहरों को देखकर आज 30 साल बाद भोपाल का गुस्सा पथावा हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं इस अनटोल्ड स्टोरी के बारे में जो भोपाल में पहले घटित हो चुकी है। भोपाल, जो कि एक इंडिया में स्टेट मध्य प्रदेश की कैपिटल है और साथ ही साथ इंडिया की ग्रीनेस्ट सिटी भी है। यहाँ बहुत सालों पुरानी एक कंपनी थी जिसको यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट, शॉर्टकट में UCIL से भी जाना जाता था। इस कंपनी में एवर रेडी बैटरी, बैकलाइट जैसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता था। ये ना केवल बैटरी पेस्टिसाइड बनाती थी बल्कि रॉकेट फ्यूल भी बनाने का काम किया करती थी। दुनिया भर में इसके प्लांट्स फैले हुए हैं और ये सभी प्लांट्स केमिकल प्रोड्यूस करते हैं ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए। 1994 में इस कंपनी को रीनेम कर दिया गया था टू एवर रेडी इंडस्ट्री। UCIL को ऑलमोस्ट 49% इंडियन इन्वेस्टर्स के द्वारा ऑन किया जाता था, जिसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूड थी। गवर्नमेंट की भी ओनरशिप थी इस कंपनी में। 1969 वह ईयर था जब इस कंपनी की तरफ से भोपाल में एक स्पेशल प्लांट ओपन किया गया था, स्पेशल पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करने के लिए, जिसका नाम था सेविन। और इस सेविन को बनाने के लिए एक केमिकल की जरूरत होती थी जिसे MIC कहते थे। इसका पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ऐसे एक बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक केमिकल है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक और डेंजर केमिकल है वो है MIC। MIC को फॉरेन से इंडिया में इंपोर्ट करके लाया जाता था सेविन बनाने के लिए। जब 1980 में यूनियन कार्बाइड को काफी लॉस होने लगा था, काफी लॉस होने की वजह से ही कंपनी ने डिसाइड किया कि वह MIC को इंपोर्ट करने की जगह इंडिया में ही इसे मैन्युफैक्चर करेगा। और ऐसे डेंजरस केमिकल बनाना बिल्कुल सेफ नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। केमिकल को बनाना और फिर उनको मिक्स करना बहुत ही डेंजरस होता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन दे दी गई। इसी समय के आसपास कंपनी को यह कहा गया था कि एक प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान बनाना चाहिए कि अगर कोई डेंजरस गैस अगर कंपनी में लीक भी हो जाए तो वो भोपाल में रहने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि उससे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे इवैक्यूएट करना है। लेकिन ये प्लान कंपनी की तरफ से कभी नहीं बनाया गया। 1981 में इस कंपनी के एक एम्प्लॉय की डेथ भी हो गई MIC के एक्सप्लोजर की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और इसी वक्त ये कंपनी जो इंसेक्टिसाइड बना रही थी सेविन करके, इसकी सेल्स काफी गिर गई थी, क्योंकि कंपटीशन में काफी और भी कंपनी इसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए सामने आ गई थी, जिनके प्रोडक्ट्स काफी चीप थे, जिसकी वजह से यूनियन कार्बाइड को भी अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट और ज्यादा गिरानी पड़ी। इतना ज्यादा लॉस होने की वजह से यहाँ सेफ्टी प्रिकॉशंस को इग्नोर किया जाने लगा था पैसे बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पाइप्स खराब हो जाता
तो उन्हें रिप्लेस की जगह रिपेयर कर दिया जाता था चालू क्वालिटी के द्वारा। रेगुलर लीक्स होने लगे थे, लेकिन फिर भी इतने खतरनाक केमिकल को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। 1981 में जिसकी डेथ हुई थी उनका नाम था मोहम्मद अशरफ। उन्होंने मरने से पहले अपने दोस्त राजकुमार केसवनी को यह बता के रखा था, जो एक जर्नलिस्ट थे, इस कंपनी में MIC के एक्सप्लोजर की वजह से लाखों लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है, कुछ कीजिए। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि बचाइए हुजूर, बचाइए इस शहर को। रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था कि यहाँ एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। भोपाल के इस मैन्युफैक्चर्ड प्लांट के पास ऑलमोस्ट 20% पॉपुलेशन रहती है और इसके लिए बहुत खतरनाक है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जर्नलिस्ट राजकुमार को ये कैसे पता चला कि यहाँ बहुत बड़ा खतरा है? उन्हें कोई साइंटिफिक नॉलेज तो थी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहीं पढ़ा था कि इस प्लांट में फॉस्जीन का यूज किया जाता है। फिर उन्हें याद आया कि ये गैस तो वही है जो जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गैस चैम्बर में यूज की जाती थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर को भी लिख दिया था, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये कह सकते हैं कि उन्होंने तो पूरे डिजास्टर को ही प्रेडिक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया और ना ही यूनियन कार्बाइड कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया। और दोस्त भी कह रहे थे कि क्या ये तो पागल हो गया, फालतू की बकवास कर रहा है। तो चलो समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस वक्त उस कंपनी में क्या चल रहा था, क्या सिचुएशन थी आखिर वहां की। MIC को लिक्विड फॉर्म में 3 बड़े-बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर किया जाता था, E610, E611 और E619। और E610 और E611 जो टैंक्स थे, इन्हें पूरा MIC से फिल कर दिया जाता था, लेकिन E619 जो टैंक था उसको इमरजेंसी के लिए एम्प्टी छोड़ दिया जाता था। इसके अलावा सेफ्टी के लिए 60% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टैंक तक ये टैंक दोनों भरे जाते थे। 60% से ज्यादा नहीं भरना था, क्योंकि MIC और वाटर ये जब दोनों मिलते हैं तो एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस गैस रिलीज होती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर MIC पानी के कांटेक्ट में आ जाता है, पानी ही नहीं बल्कि एयर के भी कांटेक्ट में आ जाता है, क्योंकि एयर में भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, तो रिएक्शन होती है। उसकी वजह से एक बहुत ही ज्यादा पॉइजनस, बहुत ही ज्यादा डेंजरस गैस रिलीज होती है। अब इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हर टैंक में MIC को कवर किया गया था प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन से, क्योंकि वह अपनी जगह टिका रहे। प्रेशर और टेम्परेचर को रेगुलरली चेक किया जाता था। तो ये 3 टैंक हैं साइड बाय साइड, और टैंक से 2 पाइप आ रही हैं। एक रेड कलर की पाइप टैंक से पॉइजनस गैस को बाहर निकालने का काम करती है और उन गैस को बर्न ऑफ करने के लिए भेज देती है, और दूसरी ग्रीन कलर की पाइप जो है वो नाइट्रोजन टैंक्स के अंदर डालती है। अगर टैंक में प्रेशर कम हो जाता है तो, और नाइट्रोजन डाली जाती है प्रेशर बढ़ाने के लिए, प्रेशर को बनाने के लिए। अब जैसा कि हमने बताया था, टैंक्स को 60% ऑफ द टोटल वॉल्यूम से ज्यादा नहीं फिल करना था फॉर सेफ, लेकिन किया गया। उस रात कैपेसिटी फिल की गई 60% से भी ज्यादा। और मैंने बताया था कि तीसरा टैंक जिसे इमरजेंसी के लिए खाली रखा जाना चाहिए था, लेकिन उस रात ये तीसरा टैंक भी भरा गया था, उसमें भी MIC थी। पैसे बचाने के लिए यहाँ ज्यादा MIC को स्टोर किया जाने लगा था। दूसरी चीज कि इसमें 2 टैंक्स का प्रेशर सही नहीं था। तीसरी चीज, जो इंडिकेटर MIC का लेवल दिखाता था वो इंडिकेटर भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन इसके अलावा एक अलार्म लगाया गया था जो बजता था तब जब टेम्परेचर हाई हो जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस अलार्म को भी कई साल पहले डिस्कनेक्ट कर दिया गया था, तो अलार्म भी काम नहीं कर रहा था। और ये पॉइजनस गैस जो पाइप से निकलकर बर्न ऑफ करने के लिए बाहर भेजी जाती थी, वो एक वेंट गैस स्क्रबर में जाती थी, लेकिन स्क्रबर भी स्विच ऑफ कर रखा था उस दिन। स्क्रबर तभी काम करता जब कोई वर्कर वहां जाता और स्क्रबर को स्विच ऑन करता। और हर टैंक में प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी लगा था, लेकिन टैंक 610 का प्रेशर कंट्रोल वाल्व काम नहीं कर रहा था और किसी ने उसको रिपेयर भी नहीं किया था।
और सब चीजों के अलावा यूनियन कार्बाइड प्लांट MIC को मैन्युफैक्चर करना बंद कर चुका था अक्टूबर 1984 में। तो कंपनी अपने लगभग ऑपरेशंस बंद कर चुकी थी और उन टैंक्स में जो बची हुई MIC थी उन्हें बस तभी यूज की जानी थी जब जरूरत पड़े। सेवेंथ और सबसे लास्ट प्रॉब्लम, अगर कंपनी में कुछ गलत होता तो उसके लिए 2 अलार्म लगाए गए थे। एक था कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स के लिए और दूसरा था जो और भी ज्यादा तेज बजता था फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन दूसरा अलार्म टर्न ऑफ कर दिया गया था। इतने सारे सेफ्टी मेजर्स को अगर इग्नोर किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि डिजास्टर होगा ही होगा। 2 दिसंबर 1984 में जो भोपाल में रहने वाले लोगों के लिए एक सुकून की आखिरी रात थी, ठंडी रात थी कह सकते हैं ये कि सुहावनी रात थी, क्योंकि यह हिली एरिया है, हिल्स से घिरा हुआ है। लेकिन इसकी अगली रात उतनी ही ज्यादा भयावह थी, एकदम डरा देने वाली थी, क्योंकि यह पहली बार और दुनिया की सबसे बड़ा डिजास्टर है जिसे भोपाल ट्रेजेडी के नाम से भी आज बुलाते हैं। उस रात लगभग 9 बजे हुए थे, शिफ्ट चेंज हुई और रोज की तरह नए वर्कर्स आए और अपना रूटीन वर्क करना स्टार्ट कर दिया। MIC टैंक्स में लगी पाइपों को धोना शुरू किया, लेकिन कुछ नोटिस किया। पानी डालते वक्त दूसरी तरफ से पानी बाहर नहीं आ रहा था। पाइप से फिर कोशिश की, लेकिन फिर भी पानी बाहर नहीं आ रहा था। तो यही बात उन्होंने अपने सुपरवाइजर को बताई। लगभग 11 बजे के आसपास सुपरवाइजर ने कहा उनसे कि पानी ऐसे ही चलने दो, जो अगले शिफ्टिंग वर्कर्स आएंगे वो खुद संभालेंगे आके। तो आमतौर पर पाइप्स में एक स्लिप बाइंड लगी रहती है जो पानी को टैंक्स के अंदर जाने से रोकती है, लेकिन पाइप्स में वो स्लिप बाइंड भी नहीं लगी हुई थी। ऑलमोस्ट 10 बजे से पानी MIC E610 में जाने लगा था, जहां एक भारी मात्रा थी MIC की। और जैसा कि आप पीछे मैंने बताया था कि MIC और वाटर मिक्स होकर एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से गैसेस का एक क्लाउड फॉर्म होना शुरू हो गया था। लेकिन जो वर्कर्स उस रात वहां मौजूद थे उन्हें इतनी ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी। करीब 1 घंटे के बाद नई शिफ्ट में काम करने वाले वर्कर्स आए। उन्होंने देखा कि उनकी आंखें जलने लग रही हैं, तो उन्होंने टैंक्स के पास जाकर प्रेशर को चेक किया। प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा था। उन्हें लगा था कि ये सेफ है, लेकिन उनकी आंखें जलना बंद नहीं हुई। तो उन्होंने सोचा कि कहीं लीक हुआ होगा, चलो लीक को ढूंढते हैं। ऑलमोस्ट 11:45 के आसपास वर्कर्स ने लीक ढूंढना शुरू किया। उनमें से एक वर्कर थे मिस्टर सुमन देव। उन्होंने एक जगह से लिक्विड ड्रिप करते हुए देखा। अगले 1 घंटे में क्या हुआ इस पर अभी भी डिबेट की जाती है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि पैनिक इससे पहले ही शुरू हो गया था। यहाँ पर ब्लेम किया जाता है कुछ वर्कर्स को, कुछ सुपरवाइजर्स को, क्योंकि उन्होंने इस गैस लीक को सीरियसली नहीं लिया। ऑलमोस्ट 12:30 AM पर वहाँ वर्कर्स और सुपरवाइजर्स को यह रियलाइज हो गया था कि यहाँ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होने वाला है, क्योंकि प्रेशर रीडिंग बहुत हाई था और टैंक्स का प्रेशर लगातार बढ़ता गया और बढ़ता गया। सुमन कंट्रोल रूम में भागे अलार्म बजाने के लिए और E610 से गैस तेजी से बाहर निकल रही थी। इसके बाद जो हुआ वो एक कंप्लीट केओस था। जो पॉइजनस गैस इन टैंकों से बाहर निकलती थी वो वेंट गैस स्क्रबर में जाती थी बर्न ऑफ होने के लिए, लेकिन उस रात ऐसा नहीं हुआ। वो पॉइजनस गैस इसी वेंट गैस स्क्रबर के थ्रू पास करके ऊपर हवा में एस्केप कर गई। जो वर्कर्स वहां आसपास मौजूद थे वो गैस पर पानी फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पॉइंट था जहां से गैस बाहर निकल रही थी वो काफी हाइट पर था, तो वहां पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। रात के ऑलमोस्ट 1 बजे हुए थे, तो वहां सभी लोगों ने ये रियलाइज कर लिया था कि सिचुएशन किसी भी इंसान के कंट्रोल से बाहर निकल चुकी थी। इसी वजह से कंपनी के लोगों ने कंपनी को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया। 1 बजे के बाद भोपाल शहर की हालत हद से भी ज्यादा खराब होने लगी थी। लोग खांसते हैं, इधर उधर भागते हैं, हल्ला मचाते हैं। कई लोग जब अपने
घरों से बाहर निकलते हैं तो हाल और भी ज्यादा खराब होने लगता है। कई लोग नींद में ही मारे जा चुके थे। जो बीमार हैं उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स को पता ही नहीं कि इस चीज को कैसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि आखिर हुआ क्या है, आखिर बीमारी कौन सी है। डॉक्टर्स ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट्स को क्योंकि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन एक्चुअली में ज्यादा ऑक्सीजन और भी बुरी तरह से रिएक्ट करती है इस गैस के साथ, जिसकी वजह से कई पेशेंट्स भी मारे जा चुके हैं। अगली सुबह हजारों लोग मारे जा चुके हैं, सड़कों पर जानवरों की डेड बॉडीज दिख रही है और इस तरह ये इंडिया का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर बन जाता है। अगले दिनों जैसे ही इस डिजास्टर के बारे में खबर फैलती है, गवर्नमेंट और यूनियन कार्बाइड क्या एक्शन लेते हैं चलो बताते हैं आपको। यूनियन कार्बाइड अपनी टेक्निकल टीम भेजती है उस कंपनी में जो बची हुई MIC है उसको कम डेंजरस गैस में कन्वर्ट करती है। इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन अर्थ। अगला ऑब्वियसली सवाल उठाए जाते हैं यूनियन कार्बाइड पर, और यूनियन कार्बाइड सेल्फ रिलीफ भेजती है, पैसा भेजती है, वो कई लाख रुपए भेजती है गवर्नमेंट को, रेड क्रॉस को और कई रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस को। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। वॉरेन एंडरसन जो कि यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन थे, उस समय वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने हाथों में और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। 1985 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जाता है जिसकी मदद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पावर मिल जाती है कि वह भोपाल के लोगों को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर पाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन कार्बाइड ये दोनों ही इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों इन्वेस्टिगेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन कार्बाइड ये मानते हैं कि एक्चुअली में इस एक्सीडेंट के पीछे हाथ था रिएक्शन ऑफ वाटर, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि इसमें गलती है यूनियन कार्बाइड की। उन्होंने अपने स्टाफ को ठीक से ट्रेन नहीं किया था, सेफ्टी स्टैंडर्ड को ढंग से मेंटेन नहीं किया था, जिसकी वजह से पानी टैंक में लीक कर गया। और दूसरी तरफ यूनियन कार्बाइड कहती है कि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की गलती है, उन्होंने हमें सेफ्टी डिजाइन्स में चेंजेस नहीं करने दिए और प्लांट्स की खुद की गलती नहीं है, बल्कि प्लांट्स में मौजूद स्टाफ और जो वर्कर्स वहां काम कर रहे थे उनकी गलती है। इनफैक्ट वो कहते हैं कि स्टाफ ने एक्चुअली में सैबोटेज किया था प्लांट को और जबरदस्ती पानी डाल दिया था वहां पर। 2003 में भोपाल की एक डॉक्टर जिनका नाम था एनग्रिड एकरमैन, जिन्होंने इस केस को बहुत ही ज्यादा डीपली स्टडी किया, उन्होंने अपनी बुक में लिखा कोर्ट को कोई भी एविडेंस नहीं मिला है ऐसे सैबोटेज का जो यूनियन कार्बाइड को क्लेम कर सके। इसके अलावा यहाँ यह भी थ्योरी उठाई जाती है कि इस केस में एंटी सोवियत फोर्सेस भी इन्वॉल्व है जो कि अमेरिका से भेजी गई थी। लेकिन एक्चुअल में ये केस क्लोज हो जाता है 1989 को, जब यूनियन कार्बाइड ये डिसाइड करती है कि वह $470 मिलियन इंडियन गवर्नमेंट को कंपनसेट करेगा। यानी उस समय की अगर बात बताऊं तो ऑलमोस्ट 800 करोड़ रुपए। लेकिन कहानी अभी यहाँ पर खत्म नहीं होती। भोपाल के लोगों को गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट करना एक जस्टिस नहीं था, तो वो प्रोटेस्ट करते हैं। फरवरी 1989 को सतीश धवन जो कि चेयरमैन थे इसरो के, वो पिटीशन फाइल करते हैं इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट में ये केस वापस से ओपन हो जाता है एज ए क्रिमिनल केस। और फिर इसमें और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिरकार यूनियन कार्बाइड और वॉरेन एंडरसन को कोर्ट की तरफ से क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। 2014 में वॉरेन एंडरसन की डेथ हो जाती है, लेकिन ये केस जो शुरू हुआ था दोबारा से ओपन हुआ था 1989 को अभी भी जिंदा है। और इसी रीजन की वजह से एक्सीडेंट के बाद जो पहला लॉ लाया गया वह है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट एंश्योर करता है कि इंडस्ट्रीज अपनी तरफ से कदम उठाएं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सेम ईयर में एक और नया लॉ ऐड किया गया था फैक्ट्रीज एक्ट में, रिस्पॉन्सिबल होगा एक पर्सन और एक कंपनी अगर ऐसा डिजास्टर होता है आगे चलकर तो। और भी ऐसे लॉ लाए जाते हैं, कितना हजार्डस मटेरियल कंपनी में लीगल तौर पर स्टोर किया जा सकता है। ऐसे बहुत से लॉज और भी लाए जाते हैं, आज तक फैक्ट्रीज एक्ट में ऐड किए जा चुके हैं और शायद आज भी इस डिजास्टर के विक्टिम्स जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी कंपनी है जो ऐसे डेंजरस ऐसे खतरनाक केमिकल मैन्युफैक्चर करती है, ऑब्वियसली आप उसके खिलाफ
उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करवा सकते हैं ऐसे खतरे से बचने के लिए। अगर लगता है आपको कि आपके लिए और आपके आसपास एरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे चलकर मुसीबत पड़ने वाली है तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।